वात पित्त कफ की चिकित्सा बताई है। तो वात की चिकित्सा का है कि मित्र के समान, स्नेह से। पित्त की चिकित्सा जमाता के समान, जमाता यानी जवाई के समान, मधुर शीतल चिकित्सा है। और कफ की चिकित्सा है दुर्जन के समान, तो तीक्ष्ण कर्म कराने चाहिए। इतनी हमारी लास्ट बात हुई थी। प्लस तंबाकू का प्रथम उल्लेख वो किया है योग रत्नाकर ने, और तांबुल यानी पान का प्रथम उल्लेख आचार्य चरक ने किया है। इतना हमने देखा था। अभी आगे देखिए। ये देख सकते हो कि पान पत्र के अग्रभाग में आयु बताई गई है, आयु रहती है। मूल भाग में यश रहता है, और मध्य भाग में लक्ष्मी रहती है। तो हमने ट्रिक लिखी है इसको याद करने के लिए। एली या अली जो कहना चाहो, ALY। ऊपर से शुरू करेंगे। ए से मतलब आयु, अग्रभाग में। फिर एल का मतलब लक्ष्मी, मध्य भाग में। और वाई का मतलब यश, तो मूल भाग में, बेस के अंदर। ठीक है। तो पान में क्या क्या रहते हैं? तो हमने याद किया अली करके, ALY। तो याद रखोगे। नेक्स्ट चले। ये चीज हो गई थी कि गंडूश जो है असंचारी होता है, द्रव होता है। कवल चल है, और द्रव्यों का कल्क इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे। मूर्धा पर तेल धारण करने का लाभ। तो तेल लगाने से सिंपल सी बात याद रखो कि बाल अच्छे रहते हैं, काले रहते हैं, है ना, वो सब लिखा हुआ है। कृष्ण वर्ण के बाल रहते हैं, इतना ही याद रखना चलेगा। एक सवाल आता है, किस आचार्य ने पंचकर्म में बस्ती की जगह कर्ण पूर्ण को स्थान दिया? तो आचार्य योग रत्नाकर ने। इसको याद रखेंगे। पंचकर्म में जो बस्ती है, बस्ती नहीं लिखते हैं, बस्ती की जगह कर्ण पूर्ण लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता, तो बेसिक हमारा जो पंचकर्म होता है उसमें हम लोग वमन, विरेचन, बस्ती दो तरह की होती है, अनुवासन, आस्थापन, जिसको निरूह बस्ती या कषाय बस्ती भी कहते हैं। ठीक है। तो चार ये हो गए, और पांचवा होता है नस्य कर्म, है ना, अगर चरक की बात करें। सुश्रुत ने वहां पे ये नस्य या शिरोविरेचन आप कह लो, उसकी जगह रक्त मोक्षण को स्थान दिया है। तो ये पांच कर्म होते हैं, चाहे रक्त मोक्षण रख लो आप, चाहे वो नस्य वाला पार्ट रख लो। फिर योग रत्नाकर की अगर बात करें, तो इन्होंने पंचकर्म में बस्ती की जगह कर्ण पूरण कहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, किसने कहा बस्ती की जगह कर्ण पूरण। आगे आ जाए। कह रहे हैं कि तेल का अभ्यंग सामदोष, तरुण ज्वर, अग्निमांद्य और संतर्पण से उत्पन्न विकारों में नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आपको स्नेह का ना तो अभ्यंग करना है, ना ही इंटरनली देना है। अगर आपको लगता है कि वहां आम का संबंध है, या मान लो कफज विकार है जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आप स्नेह का अभ्यंग नहीं करते। स्पेशली याद रख लेना, जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है तरुण ज्वर, ये भी हाल फिलहाल का फीवर है। तो रीजन क्या है कि वहां आम दोष होगा। और इसी तरह एक सवाल पूछते हैं आमवात, स्पेशली याद रखना। आमवात में तो स्पेशली क्वेश्चन आता है। वहां इंटरनली तो स्नेह बताया गया है, एरंड का तेल आप देखोगे बताया गया है प्रयोग करने के लिए। लेकिन एक्सटर्नली, लोकल एप्लीकेशन वो बिल्कुल मना है। तो आमवात स्पेशली याद रखेंगे आप, तरुण जो और आमवात, है ना, बाकी संतर्पण जन्य व्याधियां। आगे चलें। पैरों पर अभ्यंग करने का लाभ यहाँ लिखा हुआ है कि दृष्टि ठीक रहती है। आपसे सवाल क्या आता है आप वो नोट डाउन कर लोगे यार। लिख लो कि पैर की सिरा का संबंध नेत्रों के साथ है। आयुर्वेद में ऐसा सिद्धांत है कि जो भी कर्म पैरों के लिए हितकर होता है, वो नेत्रों के लिए भी हितकर होता है। तो जैसे यहाँ पैर का अभ्यंग देख रहे हो आप, पाद अभ्यंग, ठीक है, दृष्टि प्रसादन करने वाला है। तो याद रखना बस इतना कि पैर की सिरा का संबंध नेत्रों के साथ कहा गया। आगे चलें। स्नान के गुण। तो ये समझ ही आ रहा होगा, पवित्रम, वृश्यम, आयुष्यम, श्रम, स्वेद, मलापहम। ठीक है, वो इतना कुछ खास नहीं। मेनली आपको याद रखना है स्नानम ओजस करम परम। स्पेशली याद रखना, स्नान ओज को बढ़ाने वाला है। ठीक है। फिर ये देख पा रहे हो श्रम को दूर करने वाला है, चाहो तो इसको भी याद रख लेना। श्रम को दूर करने वाला, थकावट को दूर करने वाला। नेक्स्ट चलें। अच्छे वस्त्र पहनने का क्या लाभ है? तो शब्द आया श्रीमत परिषद। श्रीमत परिषद यानी श्रीमान जो है, जो जिनका समाज में नाम है, ऐसे लोगों के बीच आप बैठने के योग्य बन जाते हो, उनकी परिषद में शामिल हो जाते हो। तो याद रखेंगे, श्रीमत परिषद में बैठ सकते हो, अच्छे कपड़े पहने तो अच्छे लोगों के बीच बैठ सकते हो। आगे देखेंगे। रत्न धारण करने का लाभ। रत्न धारण करने का लाभ। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है श्रीमद व्यसन सूदनम करके। तो इसका मतलब लिखा है कि उनकी श्री में वृद्धि होती है, लक्ष्मी का नाश होता है। तो पहचान लेना, पीछे श्रीमद परिषद है। आप परिषद से आसानी से पहचान सकते हो। परिषद का मतलब ही होता है जहाँ कुछ लोग होते हैं, जो सभा बनी हुई है। ये रत्न धारण वाली बात है। सेकंड जो लाइन है ये और भी ज्यादा जरूरी है। हर्षणम काम्यम ओजस्यम। ओज को, रत्न धारण करना भी ओज को बढ़ाता है।
लेकिन हर्षण करने वाला है, काम को बढ़ाने वाला है। ये भी याद रखेंगे, रत्न धारण का लाभ। नेक्स्ट देखें, पैर एवं मलमार्गों की शुद्धि का लाभ। पैर और मलमार्गों की शुद्धि का लाभ, तो पूरी जो, जितना अभी अलग से लिखा हुआ देख पा रहे हो, ये सब लाभ है इसी के। कि मेध्य होता है अलक्ष्मी कली नाशनम, अलक्ष्मी को नष्ट करने वाला। घर में अक्सर सुना होगा कि गंदगी रहती है तो उससे क्या होता है कि अलक्ष्मी आती है, मतलब दरिद्रता आती है घर के अंदर। तो उस तरह भी याद रख सकते हो कि गंदगी है कि पैर साफ नहीं है ना, मल मार्गों की शुद्धि नहीं की है, तो उससे अलक्ष्मी। फिर देख रहे हो कली नाशनम, कली कहते हैं झगड़े को। तो ज्यादातर घरों में झगड़ा यही है कि मम्मियाँ जो है साफ करती हैं घर को, और जो घर के बच्चे होते हैं या पापा होते हैं वो क्या करते हैं, गंदा कर दिया घर को, कि भाई शूज पहन के अंदर चले गए। तो लड़ाई होती है, तो सारा झगड़ा इसी से है कि पैर साफ नहीं किए। तो अलक्ष्मी कली नाशनम, इसको स्पेशली याद रखना, यहीं से आइडेंटिफाई करना है इसको। ठीक है, बाकी और देख रहे हो। नेक्स्ट है शोर कर्म का लाभ। शोर कर्म होता है बेटा शेव कर लेना, जैसे नेल कट करना, ये सारी चीजें शोर कर्म में आ जाते हैं। तो इसका लाभ बता रहे हैं, पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम। ठीक है, जैसे महिलाएं देख लो आप, तो जैसे नेल एक्सटेंशन या इस तरह की चीजें होती हैं, तो किस लिए होती हैं? कि रूप को अच्छा करने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना। शुचि, नेल कट किए हुए हैं अच्छे से तो वो पवित्रता आएगी। और देख रहे हो पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम, तो भोजन जब बनाती है महिलाएं तो हाथों का कितना इस्तेमाल होता है, सोचो नेल अगर गंदे हो तो खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो खाना पौष्टिक होता है कह रहे हैं, तो पौष्टिकम। तो आइडेंटिफाई करना है इसको भी कि शोर कर्म का क्या लाभ है। पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम, देख लेंगे। और इनसे भी जरूरी है कि कितने कितने दिनों पर शोर कर्म करना चाहिए। चरक वाग्भट ने कहा पक्ष में 3 बार, यानी हर 5 दिन के अंदर। पक्ष हुआ 15 दिन का, तो 5 5 दिन पे। और भेल चारवाणी ने कहा है 3 मास में 1 बार। रिसेंटली क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो भेल चारवाणी 3 महीने में 1 बार कह रहे हैं, चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार। नेक्स्ट आ जाओगे, पादत्र धारण करना। अगेन वही बात है कि नेत्रों के लिए अच्छा होता है, पैरों के लिए जो भी कराओगे नेत्रों के लिए अच्छा। छत्र धारण करना, छाता लेके चलना। तो शब्द आया इति प्रशमनम, इस पे सवाल आ चुका है, इति प्रशमनम क्या है। इति प्रशमनम यानी भावी व्याधियां, भविष्य में होने वाले रोग जो है वो नहीं होते, है ना। गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी, बच जाओगे। सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, बरसात में बारिश में नहीं भीगोगे, तो रोग नहीं होंगे। कुल मिला के इति प्रशमनम शब्द याद रखना है। और आगे आ जाएंगे, ये देखो दंड धारण का लाभ। दंड धारण, स्खलतः संप्रतिष्ठानम सुश्रुत स्थिरे च प्रशस्यते। स्पेशली याद रखना, स्खलता संप्रतिष्ठानम, गिरने से बचाता है दंड धारण, आपको चलते समय स्थिरता देता है। और स्थिरे च प्रशस्यते, स्थिर यानी ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, यानी बूढ़े लोगों के लिए, उनके लिए प्रशस्त है, डंडा लेके चलना चाहिए। तो दोनों लाइनें याद रखना, स्पेशली ये तो याद ही रखोगे। स्थिरे च प्रशस्यते किसके लिए कहा गया? तो दंड धारण का लाभ कहा गया। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में ये श्लोक दिया हुआ है कि जिस तरह नगरी नगर की रक्षा करता है, रथ को चलाने वाला जो सारथी है, मतलब वो अपने रथ की रक्षा करता है, उसी तरह मेधावी लोग बाकी सारी चीजों को छोड़कर अपने शरीर की रक्षा करते हैं। 103 नंबर श्लोक है, देखना चाहो देख लेना। आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर का श्लोक है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ या पीजीटी, वहां कोई रेफरेंस का सवाल नहीं आया था, मैं फिर बता रहा हूँ। तो इतना जरूरी नहीं होता है रेफरेंस याद करने, अब कहीं नहीं पूछे जाते, मगर फिर भी एक दो रेफरेंस हैं जो आप माइंड में हल्का सा रख सकते हो, तो इसको रख सकते हो चाहो तो। आगे देख लो, इस श्लोक के अंदर बताया हुआ है कि कौन से ऐसे काम है कि जो कोई व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन को चलाने के लिए, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि हम पे कुछ काम नहीं थे तो हम चोरी करने लगे, हमें माफ कर दो। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, उसके अलावा जो भी है वो गलत है। तो वो क्या चीजें बताई गई हैं? कृषि करना, पशुपालन, वाणिज्य मतलब व्यापार करना, और राज सेवा करना। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज सेवा। तो कह रहे हैं वृत्ति के लिए, जीवन चलाने के लिए वो चीजें करनी चाहिए जो अपने धर्म के विरोधी ना हो। ठीक है, वृत्ति के लिए वो चीजें करो जो धर्म के विरोधी ना हो। तो उनके नाम दे दिए, कुछ उदाहरण दे दिए, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज सेवा। तो एक बार देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है धूमपान। पूरी बात कल हो चुकी है धूमपान के बारे में। ठीक है, आगे आ जाओगे, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया कल आपको।
ये आपका मन है बेटा देखना चाहो तो यहाँ कवल लिखेंगे। कवल चार प्रकार के होते हैं, नंबर याद कर लो बस, काफी है आपके लिए। कवल चार प्रकार के सुश्रुत ने बताए, और गंडूस चार प्रकार के वाग्भट ने बताए हैं। इतना तो कम से कम याद रखना कि सुश्रुत ने कवल के चार भेद बताए हैं और वाग्भट ने गंडूस के चार भेद बताए हैं। एक बात। दूसरा देख रहे हो यहाँ पे इनमें कि प्रसादन करके एक भेद लिखा हुआ है कवल का, प्रसादन। नीचे देखो आप गंडूस के अंदर, वहां प्रसादन भेद नहीं है, प्रसादन की जगह वहां शमन लिखा हुआ है। तो ये याद रख सकते हो कि प्रसादन कवल है और गंडूस में शमन है गंड। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, चार चार टाइप है दोनों के। सुश्रुत ने कवल के चार प्रकार, वाग्भट ने गंडूस के चार प्रकार बताए। कवल में प्रसादन कवल है, जबकि गंडूस में शमन गंडूस है। ये बेटा वही पेज गलती से रिपीट हो गया है, तो इसलिए इसको नहीं देख रहे हैं। दो पेज रिपीट है आपके नोट्स में, शायद नहीं होंगे। जो मेरे पास है इसमें रिपीट हो गए हैं पेज ये। अच्छा यहाँ देख लो, चलो ये भी एक पॉइंट है। कवल और गंडूस का धारण काल कब तक है, कब तक उनको रोक के रखना चाहिए मुख के अंदर। कह रहे हैं, कपोलत्वम नासा श्रोत्र नयन परिप्लव। ये कहने का मतलब ये है कि जब नासा श्रोत्र नयन इन सब में आपको दिखाई देने लगे कि जल आ रहा है, मतलब कि कह लो स्वेटिंग हो रही है या आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तो कुल मिला के आपको जल दिखाई देगा। तो याद रखना। कौन सा धूमपान बताया था अ, नरेंद्र जी? कौन से धूमपान के बारे में कहा था कि यावत अश्रु प्रवृत्ति? नीलम। बोलो बेटा किसको पता है, कल पढ़ा है आप लोगों को? स्नेहिक। स्नेहिक धूम्रपान से। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, स्नेहिक वाला है यावत अश्रु प्रवृत्ति। कल आपको पढ़ाया था, स्पेशली कहा था याद कर लेना। गलत बात है, नहीं याद किया। मैंने कहा है ये लेक्चर इतना तेज चलने वाले हैं कि अगर आप नहीं करोगे सेम डे याद, तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। है ना, ये चीजें सेम डे हर हाल में करनी ही पड़ेंगी। जिस बच्चे ने नहीं की वो पछताने वाला है ना। लोगों को 6 महीने साल भर में याद नहीं होती है, और आप सोचोगे कि ठीक है हमने क्लास कर ली बस तो याद हो गया, नहीं चलने वाला बेटा इसे। बहुत मेहनत लगने वाली है इसके अंदर। और ये भी समझ लेना कि लगभग लगभग मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। इतनी वैकेंसीज आना हरियाणा में आ गई हैं, इतनी वैकेंसी बड़ी बात है। और आ गई हैं, इसके बाद जल्दी आएंगी ऐसा सोच रहे हो अगर, तो गलत सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं आने वाली जल्दी से। ठीक है, अब आने के बाद अगली बार जब तक आएंगी, बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाओगे। बहुत सारे लोग बिल्कुल वहां खड़े हो गए मार्जिन पे कि शायद पीजी करने के बाद किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तब तक आप रीडर बनने वाले हो या प्रोफेसर बनने वाले हो। तो इस सोच में पड़ जाओगे कि अब गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि ये है कहने का कि वो लोग भी लगभग आउट ही हो जाता है ना। वो फैसला जो भी लें वो खुश नहीं रहते। तो यही वो टाइम है कि अब खुश रहोगे अगर अभी जॉब पा जाओगे, अगर जॉब ही करनी है। मैं नहीं कह रहा कि जो भी लास्ट है यही करना चाहिए, लेकिन करना है तो मन पक्का कर लो, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना तो छोड़ो। है ना, क्यों फिर इतनी परेशानी झेलनी है? 2 महीने मतलब बहुत बुरी हालत हो जाने वाली है पढ़ते हुए। तो अगर सोच रखा है कि नहीं करना तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तो छोड़ो। है ना, नहीं तो फिर पक्का होके पढ़ो। देखो आगे, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर के अंदर ऋतुओं में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे चीजें आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो सब बताया हुआ है, तो ध्यान से देखोगे। रेफरेंस तो पूछता नहीं, तो मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। 6 ऋतुएं हैं और उनका डिवीजन यहाँ लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो वो 6 ऋतुओं के नाम लिखे हैं, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। इनके सामने एक और डिवीजन है और इसके सामने एक और डिवीजन है। ये दोनों डिवीजन आपको याद होने चाहिए साथ में, कि शिशिर को माघ और फागुन ऐसा 2 ऋतुओं में हम तोड़ देते हैं। इसी तरह बसंत को चैत्र और वैशाख में, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, शरद अश्विन कार्तिक, और हेमंत मार्गशीर्ष और पोष। श्रावण के आगे लिख सकते हो चाहो तो सावन करके, है ना, सावन भी इसी को बोलते हैं सावन। और भद्रपद को भादो भी बोलते हैं, सावन भादो। अश्विन को क्वार भी बोलते हैं, क्वार। मैं लिख दे रहा हूँ आगे, अश्विन को क्वार भी बोला जाता है, क्वार। ठीक है, सामने देख रहे हो एक और डिवीजन है,
कि शिशिर को तप तपस्य, बसंत को मधु माधव, ग्रीष्म शुचि शुक्र, वर्षा नभ नभस्य, शरद ईश ऊर्ज, हेमंत सह सहस्य। आप लोग को मैंने नोट्स दिए बेटा आज, तो उनमें विमान स्थान के नोट्स भी दिए हैं। तो अगर जल्दी में नहीं हो तो भी आप मत कराना विमान स्थान के, कुछ लोग को कराना है, वो हैंड रिटन है बस, और मैंने जो है टाइप करा लिए हैं वो। लेकिन मुझे करेक्शन एक बार देखने हैं उसमें क्या क्या करेक्शन है। तो अगर रुक सकते हो तो रुक जाना, वरना किसी को ऐसा निकालने हैं भी तो निकाल लो, कोई इशू भी नहीं है, बस हैंड रिटन है, इतना इशू है। ठीक है वही चीज, मैंने वो टाइप करा ली है, इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किया है। किसी तो अगर जल्दी हो आपको भी निकालने की तो निकाल लो, वरना तो कोई बात नहीं है, बाद में निकाल सकते हो। ऐसे ही दे दूंगा प्रिंटेड वाले, टाइप किए हुए। तो ये दोनों डिवीजन याद रखोगे। अब मैं अगली चीज पे आ जाता हूँ, क्योंकि रटने का पार्ट है आपका, ये आपका रट के आओगे। यहाँ देखो बेटा, जो शुरू की तीन ऋतुएं हैं, शुरू की तीन ऋतुएं, इनका देवता कहा जाता है सूर्य। ठीक है, इसको आदान काल भी कहते हैं, उदगयन भी कहते हैं। इस समय सूर्य उत्तरायण में होता है, इसको आग्नेय काल भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की प्रधानता है। ठीक है, जो अंतिम तीन ऋतुएं हैं, यानी वर्षा शरद और हेमंत, इसको कहा जाता है विसर्ग काल या सौम्य काल। सूर्य इस समय दक्षिणायन में होता है, और इसका देवता जो है वो चंद्रमा है, चाहो तो सामने लिख लो, विसर्ग काल का देवता चंद्रमा। ठीक है, इनमें क्या है कि जो पहली ऋतु है शिशिर ऋतु, इसमें देख रहे हो बल श्रेष्ठ है। और इसी तरह जो अंतिम ऋतु है हेमंत ऋतु, यहाँ देख रहे हो बल श्रेष्ठ है। इसके बाद जैसे जैसे आप मिड की तरफ जाते हो, तो बल कम होता चला जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रारंभ की तीन ऋतुएं यानी आदान काल, उसकी शुरुआत में हमारा बल श्रेष्ठ होता है, उसके अंत में यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमारा बल हीन होता है। इसका बिल्कुल अपोजिट विसर्ग काल में है। तो विसर्ग काल की शुरुआत जब होती है वर्षा ऋतु के साथ, तो बल हीन होता है, और जैसे जैसे आप एंड की तरफ जाते हो, तो बल हमारा बढ़ता चला जाता है, और हेमंत ऋतु के अंदर बल श्रेष्ठ होता है। तो मेरी बात याद रखना, आदान काल के शुरुआत में बल श्रेष्ठ है, और विसर्ग काल के अंत में बल श्रेष्ठ है। फिर भी भूल जाओ तो सोच के देख लो कि भाई ये दिन चल रहे हैं अभी बरसात के, इसके पहले गर्मियां थी, तो क्या आप बल महसूस कर रहे थे? नहीं कर रहे होगे ना, सबको थकावट लग रही होगी। तो हीन समय होता है। जबकि सर्दियां जब आती हैं, शिशिर या हेमंत ऋतु, तो बल हमारा उत्तम होता है। तो ये रटने की चीज नहीं है, लॉजिकल है, समझ सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो लिखा हुआ है आगे, रसों के नाम लिखे हुए हैं, छह रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। बता देंगे यहाँ, रविंदर? जी सर। किस आचार्य ने बलों का रसों के बल का क्रम दिया, कि श्रेष्ठ रस ये है, कि मधुर रस, फिर अम्ल लवण, और वो क्या क्रम है? शुभम? शुभम, शुभम, प्रियंका? कोई नहीं पढ़ रहा है, कौन बताएगा? वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट। ठीक है, आचार्य वाघभट्ट तो ने सर। आचार्य मधुर वाग, अम्ल लवण कटु कषाय। क्लियर? तो मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, ये क्रम है, आचार्य वाग्भट ने दिया है, आपको पता होना चाहिए। खैर, तो छह रस होते हैं हमारा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो इनको याद रखोगे। अब यहाँ पे देख लो, चलो किस तरह से हमको याद रखना है। तो एक तरफ हमने ऋतुओं के नाम लिख दिए, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस ऋतु में कैसा बल है हमारा। देखिए, माफ करें, किस ऋतु में कौन से रस की प्रधानता है। तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे इनको लिखना। सबसे नीचे हमने लिखा मधुर, फिर एक का गैप करो, ऊपर लिख दो अम्ल, मधुर अम्ल। जो बीच में स्पेस बचा वहां लिख देंगे तीसरा रस लवण। तो मधुर, अम्ल और लवण। अगले तीन है कटु तिक्त कषाय। तो पहले कटु देखो, फिर एक स्पेस दिया, ऊपर तिक्त लिखा, जो बीच में स्पेस है वहां लिखा कषाय। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखोगे, एक तरफ ऋतुएं हैं और नीचे से लिखना शुरू करेंगे मधुर, स्पेस अम्ल, फिर जो स्पेस बचा वहां पे जो तीसरा रस आएगा यानी कि लवण। इसी तरह फिर ऊपर शुरू करेंगे, कटु, स्पेस तिक्त, और बीच में फिर कषाय। क्लियर? इसके बाद देख रहे हो किस ऋतु में किस महाभूत की प्रधानता है। तो ओरिजिनली सामने जो महाभूत लिखे हुए हैं ये क्या है? इन रसों के भौतिक संगठन है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा कभी द्रव्य गुण, उनको पता होगा, द्रव्य गुण में हम लोग ये याद करेंगे कि किस रस का भौतिक संगठन क्या होता है, तो एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने कभी याद किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिलहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस तरह समझ लेना, बाद में इसको पढ़ लेंगे अच्छे से जब द्रव्य गुण आएगा। देखो, जो शुरू के तीन रस है मधुर अम्ल लवण, उनमें आप देखोगे
मधुरस होता है जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाला, जल और पृथ्वी। अम्ल की बात करें तो अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी यानी कॉमन फैक्टर है, पृथ्वी दोनों में कॉमन हो गई, मधुर में भी और अम्ल में भी। ठीक है। अब देखो मधुर, क्योंकि पानी जो था मीठा लगता है, अगर आप देखोगे पानी का टेस्ट ओरिजिनली मतलब ऐसा नहीं फीका होता है, पानी पीते हुए बड़ा अच्छा लगता है, लोग कहते हैं बड़ा मीठा पानी है ना। तो जल, जल मीठा होता है तो मतलब मधुर रस वाला होता है, तो ऐसा याद रखोगे। इसी तरह अम्ल देखो, अग्नि, कुछ ज्यादा खट्टा खा लो कभी एसिडिटी हो जाती है उसकी वजह से, तो ऐसे लगता है कि आग जल रही है अंदर, लोग ऐसे कहते हैं ना कि जलने जैसा लग रहा है, दाह हो रहा है, तो अग्नि होती है अम्ल के अंदर, सीधा याद रखो, तो वहां अग्नि और पृथ्वी है। क्लियर। तीसरा रस जो है लवण रस। लवण में क्या है कि पृथ्वी जो कॉमन फैक्टर था वो हटा दो आप, बाकी दोनों जो बचे यानी अग्नि और जल, उनको एक जगह लिख दो, तो लवण में अग्नि और जल है। मेरी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। मधुर अम्ल में पृथ्वी कॉमन है, अम्ल में अग्नि है और जल के मधुर के अंदर जल है। ठीक है। बाकी पृथ्वी कॉमन वाला फैक्टर हटा दो, जो तीसरा रस आया लवण रस, उसमें क्या है जल और अग्नि, बाकी दोनों जो बचते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे कटु तिक्त और कषाय। तीनों के अंदर वायु कॉमन है, यहाँ देखो ध्यान से, कटु तिक्त और कषाय, इनमें वायु कॉमन है। ठीक है। कटु, कटु होती है जैसे मिर्च होती है, तो मिर्च खाने के बाद भी ऐसे लगता है कि आग जल रही है, लोग पानी मांगते हैं पीने के लिए एकदम, जैसे कुछ गलती से मिर्च वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, तो मतलब अग्नि वहां भी होती है कटु के अंदर। ठीक है। बाकी तिक्त और कषाय बचते हैं। देखो तिक्त को हम रिक्त करके याद कर लेते हैं, रिक्त यानी खाली, तो खा से आकाश होता है। ठीक है, खा आकाश होता है, उस तरह याद कर सकते हो, रिक्त यानी, तिक्त यानी रिक्त, ऐसा रिक्त मतलब क्या, आकाश, आकाश का गुण है ना खाली, खा, कुछ नहीं होता जहाँ। और जो लास्ट बचा कषाय, उसको याद कर लो, वहां वायु के साथ पृथ्वी है। याद हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे तरफ है गुण में, फिर एक बार अच्छे से याद करेंगे, कोशिश करो लेकिन याद हो जाए। ठीक है, तो कल जब आओगे तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। आगे चलेंगे। एक दूसरा डिवीजन भी है, ये भी साथ साथ याद रखना है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन तभी निकलते हैं जब दोनों टेबल याद हो। ये टेबल है संशोधन की दृष्टि से, इसमें डिफरेंसेस क्या है पहले वो समझ लो। तो यहाँ पे शिशिर ऋतु की बात नहीं होगी, शिशिर ऋतु देख लो हटा दी, बसंत से शुरू होती है ऋतुएं। दूसरी जरूरी बात, यहाँ एक नई ऋतु ऐड कर दी, प्रावृट ऋतु। कब ऐड कर दी? ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। ठीक है, हम याद करते थे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो यहाँ पे ग्रीष्म के बाद प्रावृट है ना कि वर्षा, तो ऐसा याद रखना है। एक ऋतु हटाई आपने शिशिर, और दूसरी ऋतु डाल दी यहाँ प्रावृट, कहाँ डाली? ग्रीष्म और वर्षा के बीच में, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। आगे देखें। प्रीति, प्रीति, हाँ जी सर। कल क्लास की थी। हाँ जी सर। नस्य करने के लिए कौन कौन सी ऋतुएं बताई हैं साधारणतया कि नस्य इन ऋतुओं में लेना चाहिए? सर प्राइवेट शिशिर और बसंत। प्रावृट, शिशिर, बसंत, किसी को कोई करेक्शन करना है? कहाँ करें सर, पढ़ेंगे तो करेंगे करेक्शन, क्या करवा सर रहे हो आप? शरद शायद सर। शरद ही है बेटा, शायद नहीं, वही है। बताया था कि ये साधारण ऋतुएं मानी जाती हैं, बीच में आते हैं। ठीक है ना। तो प्रावृट, शरद और बसंत याद रखोगे। देख लो बाकी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, बेटा सुन भी रहे हो आप लोग, मैं इसीलिए ना कैमरा ऑन करा लेता हूँ, फिर बाद में जब मुझे लगता है कि नहीं रेस्पॉन्स आ रहे तो क्या फायदा है इससे, आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, बस लेक्चर ऑन कर दिया, तो ये बड़ी गंदी बात लगती है। देखो, तो खैर संशोधन की दृष्टि से छह ऋतुएं हैं, बसंत, ग्रीष्म, प्रावृट, वर्षा, शरद और हेमंत। इनके सामने आप फिर देख रहे हो वही दो जो मंथ लिखे हुए थे जिस तरह पीछे, वैसे ही लिखे हुए हैं, डिफरेंस क्या है बस, तो वो समझ लोगे। जैसे यहाँ देखो आप, बसंत में लिखा है फागुन और चैत्र, वहां शिशिर के अंदर था माघ और फागुन। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ कि एक साथ आपको दोनों पेज दिखाई दे, आप जूम कर लेना, आपके लेवल पे भी जूम हो जाएगा, एक मिनट। इससे एक साथ देखोगे तो समझ में आएगी चीज में क्या बोल रहा हूँ, जूम कर लेना अपने तरीके से। ऊपर शिशिर में देख रहे हो माघ और फागुन लिखा हुआ है, स्क्रीन को जूम कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी स्क्रीन पे बड़ा कर सकते हो आप इसको, जो लिखा हुआ है। तो शिशिर में माघ और फागुन लिखा हुआ है, और नीचे बसंत में देख रहे हो फागुन और चैत्र लिखा हुआ है। तो किया क्या है इन्होंने, जो ऊपर वाला महीना है ना बस ये माघ, ये हटा दिया समझ लो। और जो ऋतुएं फिर शुरू हुई, जैसे बसंत आया, तो बसंत में क्या आ गए, ये फागुन
और चैत्र। ठीक है। फिर देखो अगली ऋतु आई ग्रीष्म नीचे, तो वहां लिखा है वैशाख और ज्येष्ठ, ये दोनों। तो मेरी बात समझ में आ रही है? बस ऊपर का माघ हटा दो, फिर आगे आप बढ़ते चले जाओ। ध्यान रखने की बात यह है कि ग्रीष्म के बाद वर्षा नहीं है नीचे, ग्रीष्म के बाद क्या है? प्रावृट। ठीक है। तो बस ये गलती मत कर देना कि ग्रीष्म के बाद आंसर निकालो तो लोग वर्षा को रख के आंसर निकाल लेते हैं। वर्षा नहीं, जब यहाँ वाला ये डिवीजन देखोगे तो प्रावृट तो रख के काउंट करना है। तो ये वाली जो चीजें आएंगी, आषाढ़ और श्रावण, ये प्रावृट ऋतु में आएंगी, ना कि वर्षा ऋतु के अंदर। ठीक, तो ये गलती मत कर देना। तो बस रखना वही है कि उन मंथ्स को क्रमशः लिखना शुरू कर दो। बस आपको माघ से नहीं शुरू करना, फागुन से शुरू करना है। लिखते चले जाओ, माघ लास्ट में आ जाएगा फिर, माघ सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे ये। मेरी बात क्लियर है? किसी को ना समझ आई हो तो अभी पूछ लो जो मैंने कहा, सर एक बार सर फिर समझा दो। अगर बता पाओगी क्या समझ नहीं आया एग्जैक्ट, तो मैं उस पर फोकस करूँ, नहीं तो पूरा जनरल समझाता हूँ। नहीं, चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। बेटा देखो, ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अब फिर समझ लो एक बार। कि देखो आपने पहले क्या किया, आपने ऋतुएं लिखी अपनी, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। लेकिन अगर संशोधन की दृष्टि से कहेगा तो आपने क्या किया, शिशिर हटा दी और प्रावृट ऐड कर दी ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। इतना सा डिफरेंस पहले हमने किया, संशोधन की दृष्टि से और सामान्यता ऋतुएं, इतना डिवीजन में डिफरेंस है दोनों के। दूसरी बात, आपने ये पूरे के पूरे डिवीजन जो है ऋतुओं के एक और तरीके से ये याद कर लिया कि भाई माघ फागुन चैत्र वैशाख, ऐसा ही तप तपस्या मधु माधव जो भी लिखे हैं आगे, इनको आपने याद कर लिया। जब याद हो गया तो ये वाला डिवीजन तो याद ही हो गया, ये तो आप याद ही करोगे पूरा जो भी है। जो संशोधन की दृष्टि से ऋतुएं हैं, वहां शिशिर ऋतु नहीं है, स्टार्ट होंगी बसंत ऋतु से। प्लस जो ये वाले महीने स्टार्ट होंगे ना आगे जो लिखे हुए हैं, ये माघ या तप से शुरू नहीं होंगे, ये फागुन चैत्र से शुरू होंगे। इसी तरह ये तपस्या और मधु से शुरू होंगे। तो वहां बसंत में ये ऋतुएं हो जाएंगे, बसंत में फागुन और चैत्र, और दूसरे वालों में तपस्या और मधु। इसी तरह वहां ग्रीष्म में क्या हो जाएगा बताओ, वैशाख और ज्येष्ठ, माधव और शुचि। लेकिन वर्षा के अंदर आषाढ़ और श्रावण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी ऋतु है बोलो बीच में, बोलियो। प्रावृत प्रावृत। प्रावृत क्लियर? प्रावृत ऋतु। हाँ, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छा गलती मत कर देना। लोग अक्सर आंसर निकालते हुए वर्षा ऋतु समझ के फिर आगे के आंसर निकालने लगते हैं। बात तो ध्यान रखते हैं जो मैं समझाता हूँ ये, लेकिन यहाँ पे वो अपने मन से भूल जाते हैं कि बीच में प्रावृट आती है वहां, तो वो वर्षा करके आंसर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बीच में वहां प्रावृट है, तो प्रावृट में हो जाएंगे ये आषाढ़ और श्रावण। तो वर्षा में कौन से हो जाएंगे बोलो? भाद्रपद और आश्विन। भाद्रपद अश्विन। क्लियर है ना? इसी तरह शरद में क्या हो जाएंगे, ये कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक मार्गशीर्ष और हेमंत में बोलो, लास्ट हेमंत में क्या हो जाएंगे? पो और माघ। ठीक है ना? तो पोष और माघ, ऊपर वाली जो रह गई थी ऋतु, वो नीचे आ जाएगी, पोष और माघ। अब सबको क्लियर है ये बात जो मैंने कही? जैसे ठीक है। तो यही चीज अगले डिवीजन में भी है कि तप तपस्या वाले में भी उस तरह करते चले जाओगे, तो लास्ट वाले में सहज से और तप हो जाएगा। तो यहाँ देख लो अब, ये सहज से और तप देखो लास्ट में आ गया हेमंत के अंदर। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो जो मैंने आपको डिवीजन अभी बताया भी, रियलिटी तो ये है कि सवाल यहां से भी कभी हमने देखा नहीं, जो मैंने आपसे भी बात की डिवीजन की पूरे। ठीक है। सवाल जहां से आते हैं वो पार्ट अब शुरू होता है, ये वाला ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ऋतुएं हैं, इनके लक्षण किस टाइम से मिलते हैं। ठीक है। तो देखो, कह रहे हैं बसंत ऋतु के लक्षण ऐसे होते हैं जैसे पूर्वाहन के होते हैं, सुबह सुबह के। ग्रीष्म के लक्षण ऐसे होते हैं जैसे मध्याह्न दोपहर के टाइम के होते हैं। रेट कर पा रहे होगे ना, गर्मी दोपहर में सबसे ज्यादा होती है 12 के आसपास। तो वही कहना चाह रहे हैं। तो क्रमशः लिखते चले जाओ, एक तरफ ऋतुएं लिख दें, बसंत ग्रीष्म प्रावृट शरद हेमंत, और इधर लिखना शुरू कर दिया सुबह से लेकर रात तक का टाइम, कि पूर्वाहन मध्याह्न अपराह्न यानी शाम का टाइम, फिर प्रदोष काल रात्रि का शुरुआत का जो टाइम होता है, फिर मध्य रात्रि, फिर प्रत्यूष काल जो सुबह होने वाली होती है। ठीक है। तो ये आंसर लगा देना है, पूछेगा कि दिन के किस समय के साथ लक्षण मिलते हैं इस ऋतु के, तो आपको लगा देना आंसर। आगे एक और डिवीजन है शारंधर का, राशि के अनुसार, ये आपको रटना है। शारंधर का राशि के अनुसार डिवीजन। ठीक है। याद कैसे करते हैं, ट्रिक्स कुछ मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका काम है रटना इसको बेटा। तो जैसे पहले बसंत देख रहे हो, हम याद रखते हैं बसंत में कुंभ मनाओ। चाहो तो लिख सकते हो सामने ट्रिक, कि बसंत में कह रहे हैं कि बसंत में क्या करो, कुंभ मनाओ, लोगों से कह रहे हैं। तो बसंत, कुंभ और मीन, बसंत में कुंभ मनाओ। नेक्स्ट ग्रीष्म देख पा रहे हो,
ग्रीष्म में वर्षा हो रही है, ऐसा कर लो, ग्रीष्म में वर्षा, में यानी मेष, वर्षा यानी वृष। ग्रीष्म मेष वृष। प्रावृट मिथुन और कर्क। प्रावृट मिथुन और कर्क। ठीक है, याद कर लेना, मैं तो इस तरह याद कर रहा हूँ कि बड़ा पट सा हीरो मैं इस तरह याद रखता था मिथुन को, कि मिथुन केकड़े की तरह डांस करता है वो। एक मूवी आई थी उसकी डांस वाली, है ना, आई एम अ डिस्को डांसर करके उसकी मूवी थी वो। तो पट हीरो है मिथुन, मतलब ऐसा कि मिथुन पट है, मिथुन केकड़ा, मतलब केकड़े की तरह डांस करता है, ऐसा करके याद करने के लिए। बाकी वर्षा ऋतु, तो हम याद रखते हैं वर्षा सिंह कन्या है, मतलब वर्षा जो है एक फीमेल है। वर्षा सिंह कन्या की नाम है वर्षा सिंह कन्या का, तो वर्षा सिंह कन्या। शरद, शरद ने तोला बिच्छू को, है ना, बहुत सारे लोग आजकल बिच्छू का बिजनेस करते हैं, पता है ना, काफी महंगा बिकता है उसका जो पॉइजन होता है। तो खेती होती है बिच्छुओं की भी। तो शरद ने तोला बिच्छू को, ऐसा करके तोला बिच्छू को याद रखना, पहले वृश्चिक नहीं आएगा, वो क्रम है। शरद तुला वृश्चिक, ऐसा शरद ने तोला बिच्छू को। नेक्स्ट है हेमंत। हेमंत का धन ग्रहण कर लो, ले लो मतलब, या हेमंत ने धनु और मकर को पाल रखा है, जैसे याद करना चाहो। तो धेनु कहते हैं गाय के लिए, और मकर होता है मगरमच्छ। तो हेमंत ने धेनु भी पाल रखी है, मगरमच्छ भी पाल रखा है। या हेमंत का धन ग्रहण कर लो, तो धन और ग्रहण से मतलब ग्राह, मकर ऋतु का दूसरा नाम है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कंफ्यूजन होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। एक तो मैंने आपको बताया संशोधन की दृष्टि से प्रावृट ऋतु ऐड हो जाती है, तो उसको ध्यान में रख के फिर आंसर लगाना है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब ये सवाल आता है ना, तो इतना सबको याद रह जाता है कि अच्छा वो ट्रिक लगानी है, पूर्वाह्न से शुरू करो और सुबह तक चले जाओ, प्रत्युष तक। तो ये तो याद रह जाता है। लोग ये भूल जाते हैं कि संशोधन की दृष्टि वाली ऋतुओं में लगाते हैं ट्रिक, या फिर साधारण ऋतुओं में लगाते हैं। तो याद रखना, संशोधन की दृष्टि से ऋतुएं जो लिखी हैं इसी में ये ट्रिक लगानी है, वहां नहीं लगनी है, सब गलत हो जाएगा वहां से। इसी तरह शारंगधर का जो राशि के अनुसार डिवीजन है, ये भी आपको याद रखना। खैर, यहाँ तो ट्रिक से याद रखोगे तो निकल जाएगा तब भी, पर ये वाली बात लोग भूल जाते हैं अक्सर, ये ट्रिक कहाँ लगनी है। ठीक है, तो याद रखना। अब चीजें थोड़ा आसान वे में होंगी, देखते हैं, चलो आगे। यहाँ बेटा सामान्य रूप से लिखा हुआ है कि कब किस दोष का संचय, कब प्रकोप, कब प्रशमन, सबको याद ही होगा उम्मीद करता हूँ, जल्दी से देख लेंगे। तो वात का संचय, प्रकोप, प्रशमन, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इसी तरह पित्त का वर्षा, शरद और हेमंत। और इसी तरह कफ का हेमंत, बसंत और ग्रीष्म। इसमें बस जरूरी बात क्या है उस पर ध्यान दोगे, जो शायद नहीं याद रहेगी आप लोगों को। तो वो ये है कि कफ का संचय चरक ने कहा हेमंत ऋतु में होता है, जबकि प्रकोप बसंत में, सब जानते होंगे बसंत में वमन कराया जाता है इसीलिए। ठीक है। हम दोषों को कब बाहर निकालते हैं नॉर्मली, जब उनका प्रकोप काल होता है, तब बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कफ के लिए हम लोग बसंत में वमन कराते हैं। तो एक ऋतु का गैप है, हेमंत के बाद शिशिर ऋतु का गैप है, फिर बसंत की बात की है, और प्रशमन फिर ग्रीष्म में आ जाता है नॉर्मली। ठीक है। वाग्भट ने क्या कर दिया, ये जो गैप था इसको फिल कर दिया, उन्होंने हेमंत ना लिख के शिशिर कह दिया, कफ के संचय में शिशिर ऋतु में होता है कफ का संचय। तो वाग्भट ने कफ का संचय शिशिर में बताया, ना कि हेमंत में, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं, किस ऋतु में क्या करना है क्या नहीं करना है, देख लोगे ध्यान से। तो हेमंत, शिशिर और वर्षा, इनमें कह रहे हैं दही का सेवन करना चाहिए, मतलब बाकी ऋतुओं में मना है। तो हम लोग याद रखते हैं, हे शिव, ट्रिक है हमारी, हे शिव, कि शिव भगवान से कह रहे हैं हे शिव। तो हे शिव यानी हेमंत, शिशिर और वर्षा, इनमें दही का सेवन करना है। भगवान शंकर को देखते हो कि वैसे भी दही जैसे चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, तो ऐसा करके याद कर लो कि शिव को दूध दही दिया जा रहा है, तो हे शिव। क्या चीजें वर्जित हैं, शरद, वर्षा और बसंत में दिन में सोना मना है, दिवस आप। तो लिख लोगे, शरद की बीवी दिन में ना सोए, शरद की बीवी दिन में ना सोए। तो शरद बीवी यानी वर्षा और बसंत दोनों की बात है, तो शरद की बीवी दिन में नहीं सोएगी। सोने से क्या हो जाता है, तो चरक लिखते हैं कफ और पित्त का प्रकोप, और सुश्रुत लिखते हैं त्रिदोष और अधर्म होता है। ठीक है। इतना ना डिटेल में जाना चाहो सुश्रुत वाली बातों के, तो कम से कम चरक वाली बात याद रखोगे, कि चरक ने कहा कफ और पित्त का प्रकोप दिवस हो आपसे, और चरक ने ही कहा रात्रि जागरण से वायु का प्रकोप। इतना तो कम से कम याद रखना, नीचे सुश्रुत की बातें लिखी हैं, आपका मन है देखने का, चाहो तो। उन्होंने दोष बढ़ा दिया, कि चरक ने सिर्फ कफ और पित्त लिखा, उन्होंने त्रिदोष लिख दिया, अधर्म भी लिख दिया। इसी तरह रात्रि जागरण, चरक ने सिर्फ वात लिखा है, उन्होंने वात के साथ पित्त भी लिख दिया।
तो इतना जरा रिवाइज करो, एक ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट बाद दोबारा सेम आईडी से क्लास शुरू होगी, आईडी चेंज नहीं हो रही है अभी, जब चेंज करूंगा बता दूंगा। 10 मिनट का ब्रेक होता है 40 मिनट के बाद, तो वही ब्रेक है स्टैंडर्ड हमारा। 10 मिनट बाद वापस सेम आईडी से ज्वाइन करोगे, टाइम पे करेक्ट कर लोगे 10 मिनट के बाद, ठीक है। थैंक यू।